ऐसा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। अहोभाव के साथ स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। देव गुरु धर्म जय की कृपा जिनेन्द्र। से जो भी सीखा है जाना आप तक पहुंचाने का प्रयास है। कक्षा 4 का एक पोर्शन है उत्तराध्ययन सूत्र और एक पोर्शन है हिंदी व्याकरण जो 40 अंक का आता है। वैसे हिंदी व्याकरण से आप सभी परिचित हैं, हम सब ने स्कूल में कहीं ना कहीं ये पढ़ाई की है और बस उसी का ही फॉर्म को लेके, क्योंकि ये देखिए व्याकरण किसी भी भाषा को जानने का एक माध्यम है। यदि हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम इंग्लिश ग्रामर से शुरुआत करते हैं। हमें हमारी ग्रामर जितनी अच्छी होगी इंग्लिश में, उतनी अच्छी हमें भाषा का ज्ञान आसानी से हो पाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी अगर हिंदी भाषा पे पकड़ मजबूत करनी है तो हिंदी भाषा से संबंधित ये कुछ कुछ आपको 13 टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये सिर्फ इसमें ऑलमोस्ट हम सबको बहुत सारी चीजें आती हैं। ये सिर्फ एक व्यवहार के रूप में कक्षा 4 में हिंदी व्याकरण का ये सिलेबस दिया गया है। इसमें है भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। आप सबके पास बुक है, आप उस बुक को देखिए, पीडीएफ को देखिए। उसमें आपको सिलेबस समझ भी आ जाएगा। भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण, विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनुच्छेद, लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति, है ना। ये 13 अलग अलग टॉपिक्स हैं और पेपर बहुत सरल आता है और 40 नंबर का आता है। तो इसमें कक्षा 4 में मार्क्स आपको 100 आउट ऑफ 100 आने में बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, 70-80 आने में, क्योंकि हिंदी भाषा सरल भाषा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अगर ये पढ़ेंगे तो हमारा भाषा पे पकड़ और अच्छी हो जाएगी। तो हाँ सबसे सर। पहले मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हो सकता है कि आपको लगे कि हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में नहीं है, हमें तो ये आता है, ये तो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला या तो आप लोग पहले एक बार सिलेबस देख ले, उसमें से अगर कोई टॉपिक समझना। वैसे पेपर बहुत सरल आता है, इसका बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। यदि हम वाच्य की या और बहुत सारी चीजें हैं, क्रिया और की बात करें तो सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक आता है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है मेन उत्तराध्ययन सूत्र का और इनका अध्ययन है और थोड़ा बहुत भाषा के ज्ञान के हिसाब से भी है। तो मैं आपको शुरू करते हैं। आप चाहें तो अंडरलाइन करते रहिएगा। ठीक है, पहला चैप्टर है इसका है भाषा, लिपि और व्याकरण। परिभाषाएं आती है, भाषा किसे कहते हैं, या आप ये अगर पूछे तो वचन किसे कहते हैं, या इनके कुछ कुछ उदाहरण। तो भाषा, हमें पता है कि भाषा की हमें जरूरत क्यों हुई। तो अपनी बात को कहने का एक तरीका है। अभी हमारे पास इतने सारे वर्णमाला में शब्द है, लेकिन उन शब्दों को हम अपनी भावनाओं के साथ पिरो के कैसे कह सकते हैं। तो भाषा एक लैंग्वेज, एक माध्यम है। जैसे आप गुजराती हैं तो बहुत अच्छे से गुजराती भाषा में अपनी बात कह सकती हैं। यदि आप मारवाड़ी हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी बात मारवाड़ी में कह सकती हैं। वो कैसे कह सकती हैं, क्योंकि आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो एक भाषा एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। या आप बोल के भी कर सकते हो और लिख के भी कर सकते हो। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा, बहुत सरल है। हिंदी भाषा वैसे बहुत सरल है इसके। बस जैसे जैसे आप एक बार पढ़ेंगे ना इसको,
तो आपको इसके उदाहरण के साथ समझ आ जाएगा। और इसमें एक्सप्लेन करने वाला अगर आपको लगता है कि ये समझ नहीं आया, ऐसी कोई चीज या इसके उदाहरण है या आगे हम करेंगे, उतने टफ हम पेपर में देते भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से है कि आपको पता रहे। मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है ना। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, और आप जैसे जो जिस भाषा को जैसे मान लो सुन रहे हैं, तो आप मेरी मौखिक भाषा सुन रहे हैं। तो कविता पाठ करना, लिखित भाषा जब भावों और विचारों को आदान प्रदान करके उसको लिखा जाता है, जैसे पत्र व्यवहार है ना, और बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हैं, लोग कविताएं मैगजीन में अपनी लिखते हैं अपने मन की बात, तो वो लिखित भाषा है। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, अरबी, उर्दू, ऐसी कुछ कुछ भाषाएं हैं, है ना। तो अपनी बात को एक दूसरे को पहुंचाने से, यानी कि मेरे जो मन की भावनाएं हैं, मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, उसका माध्यम कौन है? भाषा है। और भाषा में मान लो अ ब स द, है ना, क ख ग, ये क्या है? ये भाषा के चिन्ह है। तो भाषा के चिन्हों को जो लिखने की विधि होती है, वो लिपि कहलाती है। जैसे संस्कृत के शब्द अलग होते हैं, इंग्लिश में एबीसीडी अल्फाबेट्स अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, और यहाँ गुरुमुखी है, पंजाबी है, उसके अक्षर अलग है, गुजराती के अक्षर अलग है। तो जो अक्षर है ना, जो चिन्ह है उनके, वो अलग अलग होती है, तो वो जो भाषा के चिन्हों को लिखने की विधि होती है, वो लिपि कहलाती है। हिंदी है, और मराठी है, नेपाली है, और इन सब भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे पुरानी भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है, यानी कि बहुत सारी भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से ही निकल के आई हैं, है ना। तो धीरे धीरे अलग अलग रूप में उनका अलग अलग भाषाओं को मान्यता दी गई। जैसे संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। अगर पूछे हिंदी का जन्म किससे हुआ? संस्कृत से। तो हमारे संविधान में, यानी कि हमारा जो संविधान है, उसको 22 भाषाएं उसमें मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं आपके सामने है, आपके पास पेज होगा या आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, है ना। तो असमिया है, उर्दू है, ओडिसी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठ, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मारवाड़ी। इवन मारवाड़ी भाषा के लिए, बहुत सारी भाषाओं के लिए अभी तक चल रही है सरकार की तरफ बहुत सारी, कभी कभी पत्र व्यवहार भी होता है कि इन्हें मान्यताएं दी जाए, लेकिन बहुत सारी भाषाओं को मान्यताएं नहीं है। हालांकि मुख्य रूप से इससे भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हाड़ौती है, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, इतनी भाषाएं अलग अलग बोली जाती हैं। लेकिन हमारे जो संविधान में, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा एक भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा हिंदी का है। जैसे यूपी और के साइड में है, या बहुत सारी जगह स्कूल्स वगैरह में भी है, तो हिंदी भाषा को सबसे बहुत, एक कहते हैं ना, मेजर में है। आजकल तो फिर भी इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा एक सरल और वैज्ञानिक भाषा है। देश के अधिकांश लोग इस भाषा को समझते हैं, और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ही प्रति वर्ष 14 सितंबर 1949 से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। 14 सितंबर 1900। व्याकरण, व्याकरण मैंने अभी बताया था आपको, भाषा का वह शुद्ध रूप जिसके द्वारा हमें उस भाषा का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित करता है, भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है। ठीक है। और भाषा में एक रूपता बनाने के लिए भाषा का एक स्टैंडर्ड रूप, यानी कि मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। शिष्ट लोगों द्वारा, प्रयुक्त विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा। जैसे हम उत्तर प्रदेश और की साइड में देखते हैं, वो बहुत शुद्ध हिंदी का उपयोग करते हैं। आप बैठिए नहीं, आप विराजिए, है ना। आप बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो और भी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, तो वो एकदम स्टैंडर्ड मानक भाषा का रूप हो जाती है। अब है साहित्य के बाद, बहुत सारा ज्ञान जहाँ एक जगह कोश में एकत्रित होता है, वो साहित्य कहलाता है। जैसे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। तो हिंदी की जितनी भी किताबें आपको पढ़नी है, संचित कोश है, वो हिंदी के बारे में कविताएं, कहानियां, वो हिंदी साहित्य है।
इसकी अभिव्यक्ति के मूल दो भाग हैं, गद्य और पद्य। आपने स्कूल में किया हो गया गद्यांश और पद्यांश। पद्य मतलब कविताएं, गद्य मतलब कहानियां, है ना। इसके दो रूप हैं। व्याकरण के मुख्य अंग हैं। व्याकरण के कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये है किसी भी भाषा का, या कह सकते हो व्याकरण के कितने मुख्य अंग हैं आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इसके तीन मुख्य अंग हैं। ठीक है। वर्ण विचार बहुत इसमें, इसका आप क्या देख पा रहे हैं कि इतना सा 2 पेज दिए गए हैं और एक ही चैप्टर खत्म हो गया है, क्योंकि बहुत सरल सरल बेसिक बेसिक जानकारी के लिए आपको दी गई है, जो आप एक बार पढ़ेंगे घर पे तो आपको बहुत सरल तरीके से समझ आ जाएगी। तो भाषा कौन सा, अब तक हमने क्या क्या जाना है कि भाषा वो जो हम हमारे भावों और विचारों को आदान प्रदान करती है। इसके दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत की राज्य भाषा है और 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई है। और जो भाषा के क्षेत्रीय रूप है, यानी कि मेरा प्रांत है, मान लो बीकानेर है, तो वहां पे मारवाड़ी है, तो हम मारवाड़ी क्षेत्रीय बोली हो गई। आपके वहाँ गुजरात है तो आप गुजराती बोली हो गई। मेवाड़ है तो मेवाड़ और हाड़ौती की साइड में वो क्या हो गई, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली। ये अलग अलग क्षेत्र की बोलियां हैं। और राजस्थान में जो राजस्थानी बोली, तो क्षेत्र के हिसाब से जो भाषा बोली जाती है वो क्षेत्र के हिसाब से बोलने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप में ध्वनियों के कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। चिन्ह को क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। चिन्ह का मैंने आपको समझाया था, लिपि किसे, कि जिस भाषा का जो कह सकते हैं मूल स्वरूप है। मान लो अंग्रेजी भाषा ABCD, ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट से बनी है, तो वो उसकी लिपि है। वो 26 जो अक्षर लिखे गए हैं, जो चिन्ह दिए गए हैं, वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। वैसे ही हिंदी की है, वर्णमाला है हमारी, स्वर व्यंजन है, ये हमारे भाषा की लिपि है। ठीक है। तो हम हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से बनी व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है ना। मानक भाषा द्वारा एक रूपता बनी रहती है और ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। ये कुछ कुछ है, अगर आपके पास बुक है राइट रॉन्ग वाले, तो आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं। हम अभी देखिए प्रयास करते हैं, साथ में आप भी देखेंगे तो फटाफट से एक क्विक आपका हो जाएगा। मैं शेयर करती हूँ। ये देखिए, अब हम इसको प्रयास करते हैं, हम खुद ही फटाफट से क्लास में खुद से ही समझ के कर सकते हैं इस चीज को। कि सबसे पहले क्या लिखित भाषा का विकास हुआ? नहीं, सबसे पहले कौन सी भाषा का विकास हुआ? मौखिक भाषा का। आप लोग भी चाहें तो मेरे साथ आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है। क्या मुख से बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं? हाँ सही है। बिल्कुल, तो इसके आगे राइट लगेगा। क्या नेताजी भाषण देते समय मौखिक भाषा करते हैं? बिल्कुल, वो हाँ मुख से बोलते हैं, तो ये राइट होगा। क्या भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? बिल्कुल, भारत के संविधान में अभी हमने पढ़ा था 22 भाषाओं को दी गई है। क्या पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी है? नहीं, हिंदी नहीं भाषा की नहीं। लिपि है देवनागरी, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। ठीक है। हिंदी भारत की राजभाषा है, बिल्कुल, चाहे राष्ट्रभाषा का हो चाहे राजभाषा का हो, एक ही बात है। क्या व्याकरण के 4 भेद होते हैं? नहीं, व्याकरण के 3 ही भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। समझ आया? बहुत आसान है, बहुत तरीके से ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे और आप बहुत कम समय में ही आप इसको हिंदी को समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा आगे जो आएंगे उदाहरण संधि के, कारक के, उनके उदाहरण में हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम पहले पिछले सीजन में भी नहीं गए थे कभी भी। हम बस ऊपर ऊपर से जितना हमें नॉलेज हो सके उतनी ही चीज को हम लर्न करते हैं। क्या पत्र लिखते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, हम हाँ कौन सी भाषा करते हैं? लिखित भाषा का। अच्छा, छात्र पुस्तक पढ़ते समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक मौखिक। मौखिक, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग रहेगा? मौखिक भाषा मौखिक का। क्या समाचार पत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? लिखित लिखित। लिखित, बिल्कुल, समाचार पत्र में लिखित जो लिखे हुए अक्षर है उनकी
वो भाषा का प्रयोग किया जाता है। यातायात पुलिस कौन सी भाषा का प्रयोग करती है? सांकेतिक। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक। सांकेतिक कौन सी भाषा है? जो हम साइन से इशारों। बताते हैं, है ना। जो कई बार घूमने जाते हैं, या हम कहीं मान लो सामायिक में बैठे हो, आप अपने उदाहरण से आप बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप उस मर्यादा में, लेकिन आप अपने सामने वाले को हालांकि इशारा नहीं करना होता है, फिर भी हम इशारा करते हैं। तो क्या इशारा समझते हैं? वो संकेत की भाषा समझते हैं, यानी कि वो आपके साइन समझते हैं कि आप उनको क्या कह रहे हैं। तो यातायात पुलिस भी, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो भी विसल से आपको राइट और लेफ्ट का ज्ञान करवाती है ना। तो वो कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। जो लोग अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, है ना, जो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, वो भी साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। बहुत बार हम किसी का जगह जाते हैं, वहां पे हमें उनकी, मान लो कोई फॉरेनर है, उनकी भाषा नहीं आती है, तो हम ऐसे थोड़े बहुत इशारे से उनसे बात करते हैं ताकि वो हमारी बात समझ जाए। तो वो कौन सी होगी? सांकेतिक भाषा। परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित। लिखित, है ना, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? एक, दो या चार? दो। मौखिक भाषा और लिखित लिखित भाषा। भाषा। किसी को इशारे से बुलाना कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, है ना। आगे हम नेक्स्ट टर्न करते हैं इसकी तरफ, आपके पास अगर पेज है तो। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। इसमें आप रोमन टिक कर लेना, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? इसमें आप रोमन। रोमन टिक कर लेना। इसके अलावा देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? बांग्ला। भारत सरकार ने कब हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में, अभी एक डेट आई थी, 14 सितंबर 1949। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा है? पंजाबी। भाषा के पंजाब। संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य। बाकी की 4 और 5 आप प्रयास करना कि आप घर पे आसानी से कर पाओ। इसमें से किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया, बहुत सरल था ये चैप्टर। यदि किसी को कुछ भी पूछना हो। आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोगों को, पहले मैं एक एक करके पूछना चाहूंगी, ये समझ आ रहा है हिंदी का पोर्शन? हाँ सारे। अनीता जी, आप बताइए, हाँ सारे। आपको समझ आ रहा है? सरल हाँ लगता है सारे। आपको? मुआवजे लोगों के तो आधी है थोड़ी। क्या? हाँ सर, थोड़े ऐसे थोड़ी ये जय जिनेन्द्र सर, नहीं, जय जिनेन्द्र। ये भाषा के कितने रूप है इसमें आपने क्या बोला? दो रूप है ना? हाँ, भाषा की लिखित लिखित तो और मौखिक। दो ही होंगे ना? हाँ, तो जैसे हम बहुत मैं सारे जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो ये दो चार लिखे हुए हैं इसमें। तो दो तो होंगे, भाषा मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को वो लोग शामिल नहीं करते हैं। भाषा के दो ही शुद्ध रूप होते हैं। शुद्ध रूप की बात होती है ना, तो भाषा के दो ही शुद्ध रूप होते हैं। अच्छा सर। हाँ, दो आपको रूप। लगता है कि जैसे हम कभी कभी ऐसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, या प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता की, तो हम पहले पढ़ते हैं, फिर हाँ उसमें से प्रश्नोत्तर आते हैं, फिर छांटते हैं। तो ये ऐसा ही हाँ चैप्टर है, इसमें आपको आगे भी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसे ही समझ के करना होगा कि मान लो कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा, उसी में से ही आंसर निकलेंगे। और बहुत सरल पेपर होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। और जो मेन पोर्शन है, वो तो आपको ऐसे राइटिंग वगैरह का है, जिसमें 5 नंबर मिलते हैं। वो हम मौखिक अभिव्यक्ति का है, वो तो हम अभी कर नहीं सकते, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, है ना। तो जो मेन मेन जो आपको मैं बता रही हूँ, वो ये देखिए मेन तो अभी ये कौन सी भाषा क्या है ये जानना पड़ेगा पहले। नहीं, हाँ जैसे ना मेन मेन तो अनुच्छेद लेखन आता है, वो आता है 5-10 का। मुहावरे और लोकोक्तियां, वो तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, है ना। ये नहीं, ऐसे मुहावरे, तो है, उर्दू भाषा कौन सी कहलाती है? पंजाबी नेपाली भाषा कौन सी कहलाती है? ये है यहाँ पर फारसी देवनागरी।
ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हाँ जैसे मैं बताती हूँ आपको, मैं इस बार करना, नेपाली भाषा कौन सी है, वो देवनागरी से है। बांग्ला है, वो बांग्ला से ही है। अंग्रेजी है जो रोमन से है। उर्दू है जो फारसी से है। हिंदी है जो देवनागरी से है। और पंजाबी है जो गुरुमुखी से है ना। तो ये सारी चीजें हाँ क्या आपके बुक में गिवन नहीं है। बहुत बार होता है ना, जैसे हमको लगता है ये तो किताब में ही, हम खुद ही पढ़ के कर लेंगे। तो ये वाले जो अभ्यास प्रश्न है ना, ये आप खुद से ही सेल्फ हाँ लर्न करेंगे, पढ़ेंगे ना, तो आपको आ जाएंगे। बहुत हाँ आसान और सरल सरल तरीके से है। इसके इसके अलावा आप किसी में इसमें कुछ पूछना है? वैसे ही मैं आपको जो बता रही थी, ज्यादा मार्क्स का किसमें है, परिभाषाएं हैं कि लिंग किसे है, वचन किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा भेद में, हाँ डेप्थ में, अंदर तक नहीं जाने जाएंगे हम। और ऐसे पेपर होगा, जब भी शुरू होगा तो मैं एक दो दिन क्लास में आपको बता दूंगी कि भाई ये इस तरीके से पैटर्न बनता है, और आप भी इसी तरीके से तैयारी करेंगे। जैसे मान लो हाँ कमल है, तो आप वर्ण विचार की तरफ जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में वर्ण विचार की तरफ चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मुख से जो जो भी ध्वनियां लिखते हैं, उन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो उसे वर्ण कहा जाता है। वर्णों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं, है ना। और हर वर्ण का एक निर्धारित चिन्ह होता है। जैसे मुझे अ बोलना है, तो मैं अ से अनार वाला अ बनाऊंगी। आ बोलना है तो आ बनाऊंगी। ठीक है। तो वर्ण वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि जो टूट नहीं सकती हैं, उसको हम, जैसे मान लो कि कोई ध्वनि, कोई शब्द निकल रहा है अ, तो मैं इसको पूरा ही बोलूंगी अ, तभी आपको समझ आएगा। तो वह ध्वनि जिसके छोटे से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वो वर्ण कहलाती हैं। और वर्णों की जो माला होती है, यानी कि वर्ण को क्रमबद्ध लिखने का तरीका, वो वर्णमाला कहलाती है। इसके अलावा स्वर व्यंजन है। वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इसको इस तरीके से समझिए कि क है, मान लो मुझे क बोलना है, तो क में एक आधा क और आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये व्यंजन हो गया। स्वर वह जो स्वतंत्र है, आप इसको स्वर को इस तरीके से याद करना, मैं ट्रिक बताती हूँ। स्वर वह जो स्वतंत्र है, ठीक है, जो स्वतंत्र है, यानी कि उसे किसी की भी सहारे की बोलने के लिए आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने आप में एक पूरा अक्षर है। अ, आ, ई उ ऊ, री, ए ओ औ, अंग, अह, ठीक है। लेकिन हम क बोलेंगे, ख बोलेंगे, ग बोलेंगे, सब में अ आ रहा है, तो आधा ग और हाँ अ लगता है। ठीक है। जिसको सहारे की जरूरत है, वो व्यंजन। जिसको सहारे, किसी और वर्ण के सहारे की जरूरत नहीं है, वो स्वर। स्वर स्व में स्वतंत्र है। इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है या कहना है, या उन्हें लगता है कि ये इजी है, इस कोई और कुछ भी कहना चाहे, ज्योति जी, राजेश कटारिया जी, सुनीता जी, विभा जी, ये बाकी स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, इनमें से किसी को कुछ कहना है? आपको क्लासेस की नीड में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स आपको लगता है कि मुझे ये समझना है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखो हाँ, इसमें जय है ना, जी। ये जो ह्रस्व दीर्घ और ये है ना, ये वाला वर्ण विचार वाला तो थोड़ा हार्ड है। इसलिए थोड़ा सा इसको कभी एक बार मतलब जब क्लास करो तो इसको ऐसे पूरा समझाना ही पड़ेगा। मतलब भाई ह्रस्व क्या है या दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ ऐसे समझ आ जाए कि भाई जिसमें टाइम नहीं लगे तो वो हम्म। ह्रस्व हो गया, है ना। दीर्घ में तो पर फिर इनका अपन जब ढूंढना पड़ेगा कि ये ह्रस्व है, दीर्घ है, या है ना, ऐसे ये ऐसे प्लुत है। प्रश्न बनते नहीं है। अच्छा ऐसे बनते। प्रश्न देते ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ अच्छा हस्व स्वर परिभाषा ही आती है सिर्फ। क्योंकि ये हिंदी अच्छा। की वैसे पूरी वैसे तो क्लास है नहीं है कि मतलब उसमें बहुत डेप्थ तक चले गए। जैसे अच्छा। संस्कृत में कई कई बार शब्द अंदर तक चले जाते हैं कि ना हम्म, कहेंगे आपको कि म को कैसे लिखना है वो लिख के बताइए, क को कैसे लिखना है वो लिख के बताइए। तो क और ऐसे हाँ वो मैं तो खुद ठीक है ही एकदम ठीक। आपको नहीं एक्सप्लेन जैसे करके क्योंकि इसमें व्यंजन और के बहुत भेद बताए हैं, जैसे भाई तो इनके तो फिर अपने को
ये कक्षा जैसे बोली संयुक्त व्यंजन है या उष्ण है या तो इनका ये वाला थोड़ा ऐसे मतलब कि या तो किस टाइप से आएगा और या इनको मतलब इसका कोई स्टाइल से इसको लर्न मैं करना वैसे पड़ेगा क्या? आपको ग्रुप में पिछले साल का पेपर भेज दूंगी, है ना। लेकिन फिर भी मैं हाँ आपको बताना चाहूंगी कि मैं एज अ मतलब आपको इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मान लो आप इन सब चीजों में उलझ जाएंगे ना कि अक्षर हाँ से वही बात कैसे, है। मैं तो तो वो फिर है ना, ये जो मेन उत्तराधन वाला जो आपकी पढ़ाई चल रही है ना, वो उससे बहुत वो हटके गड़बड़ हो अलग हो जाएगी। जाएगा, हाँ है हाँ। ना। क्योंकि हमें स्कूल तो है नहीं है कि हमें हिंदी ही सिखाना है छोटे अरे बच्चों को, वही तो है ना। एक्चुअल नहीं, क्योंकि हाँ इसमें बताया डिटेल में है ना, भले ही हाँ, जैसे बताया संज्ञा बहुत वाला है। डिटेल में, ये स्कूल का ही सिलेबस लिया गया है इनका, है ना, वो हाँ ऐसे ही सेट किया गया है। लेकिन हम हाँ आपको एक बार आप पेपर का पैटर्न देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है और मतलब आसानी से हो जाएगा। फिर भी मतलब मैं एक बार आपको वापस से सारे बता दूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसे पता है क्या लगता है पर्सनली, जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाला हो ना, तो उसको मतलब मान लो अगर मैं उत्तराध्ययन है तो उसकी कहानियां भी सुनाती या उसके बारे में और करती। इसमें हम खुद मन से तो कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, जो शब्द जो चीजें दी गई है हमें उसी का ही बताना पड़ेगा। और हाँ। ये दीर्घ स्वर भी, किस दीर्घ स्वर में कौन आते हैं ये याद करने पड़ेंगे। क अरे एक्चुअल वर्ग, में ये मतलब इतना ज्यादा डिटेल बताया हुआ है तो मैं तो थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही थी कि मैंने कहा जैसे संज्ञा है या कारक है, लिंग है, मतलब ये इतना अपने को उसको मतलब थरली पढ़ना पड़ेगा यदि अच्छे से करना है तो, हाँ, वरना ये ऐसे नहीं दे पूरा एक देगा तो। बहुत बड़ा हिंदी का सिलेबस बन जाता है ऐसे, है ना। हाँ तो वही। हमने इसीलिए मतलब मेरे पास जब से ये इसका आया प्रज्ञान, मैं यही सोचती हूँ कि हमारा उद्देश्य ये धर्म से संबंधित है, इसमें हम इतना ज्यादा हिंदी में हाँ डेप्थ में जाके, ठीक है भाषा का ज्ञान हर बस भाषा का होना चाहिए, है ना। ठीक है, वो तो लेकिन जनरल है जो है हाँ भाई, हाँ। जो जनरल है ही वो ठीक है बस। हम्म। भाई तो हाँ ठीक है फिर। और अगर मैं आपको तालव्य स्वर, स्वर कौन सा है, मूर्धन्य किसे हाँ कहते हैं, अरे ये बहुत। अगर मैं इसमें उलझा दूंगी तो आप जो मेन जो टॉपिक है उत्तराधन सूत्र वाला वो कब याद करेंगे, कब उसको हाँ आप जीवन में जो हमारा उद्देश्य है वो कब पूरा हो पाएगा, जैसे आगे से आगे सीखने का। हाँ उसीलिए ठीक है फिर। मैं भी इसीलिए इसी चीज को समझती हूँ, और इसीलिए जब से मैंने फोर्थ क्लास का ये पैटर्न लिया है, सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बस इसे एक भाषा के अध्ययन के हिसाब से समझे, कि अगर आपको पता चले कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का कम समय में उच्चारण हो वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आपको परिभाषाएं सारी आनी चाहिए, मैं आपको उदाहरण में नहीं आपको उलझाऊंगी, ठीक है। आपको परिभाषाओं का नॉलेज पूरा होना चाहिए। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत ह्रस्व से भी दुगना समय लगता है, दीर्घ से दुगना कर सकते हो, है ना, इस तरीके से याद, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं कि जो संबोधन करते समय या किसी का नाम पुकारते समय बहुत अधिक समय लगता है, यानी कि एस, जैसे हे राम, कई बार है ना हमारे मंत्र वगैरह में भी ये एस लिखा रहता है, ओम, बहुत सारे ऐसे ऐसे मंत्र हैं उसमें ये एस लिखा रहता है, तो इसका हमें बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वो प्लुत स्वर होता है। वैसे ही व्यंजन के 4 भेद बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, इनके 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में 5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम के पहले वर्ण के नाम पर रखा जाता है, ठीक है। अब आप इसको एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। इसको याद ही करना पड़ेगा, मैं इसको कोई और तरीके से आपको नहीं बता सकूं, क्योंकि जो किताब में लिखा है मैं भी वही पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि यही होता है। क वर्ग मतलब क ख घ य, आपको पूरी वर्णमाला याद होगी ना, तो आप हर वर्णमाला में से 5 5 अक्षर से वर्ग बना सकते हैं। फिर च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा, फिर प वर्ग आएगा। वैसे ही अंतस्थ व्यंजन है, ये व्यंजन बोलते समय मुख का कोई भी भाग किसी से भी स्पर्श नहीं होता है। ये 4 तरह के होते हैं, य, र, ल, व। मुख का कोई भाग किसी भाग से स्पर्श नहीं होता, यानी कि जब हम त बोलते हैं ना, तो त में हमारी दांत और जीभ, पहले मैं बता देती हूँ इसका। कंठ का मतलब होता है गला, तालु का मतलब है जीभ, ठीक है, दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होठ, ठीक है। ये हिंदी में इस तरीके से बोला जाता है। कंठ तालु वाले शब्द हैं, कंठ ओष्ठ वाले, दंतोष्ठ वाले, नासिक वाले, यानी कि जो नाक से बोले जाते हैं,
जैसे य, न, म। ये इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी, इसमें इतना ज्यादा डेप्थ में मत जाना। एक बार आप इस बार पैटर्न देखना पेपर का, ठीक है? हाँ मैं हाँ आपको ठीक है। भेजूंगी, है ना? हाँ तो ये हाँ ना इससे आपको क्या होगा, आपको मन में समझने में बहुत आसानी होगी, हाँ हाँ है ठीक है ना? बस। मैं अभी ठीक है एक फिर बार आपको शेयर करती हूँ, मैं मेरे ग्रुप में तो नहीं शेयर कर सकती, मैं एक बार नहीं शेयर करती हूँ, आप 1 मिनट का वेट करना सब। मैं यहाँ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक चलिए अब सब स्क्रीन पे देखना किस तरीके से पेपर होगा, ठीक है? और आप खुद से भी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में तो भेजा नहीं जा पाता है, कई निकलेगा। कई बार हम प्रयास करते हैं। अब जैसे ये देखिए कक्षा 4 का पेपर है, ठीक है? ये एक बार रफ पेपर है, फेयर पेपर तो अलग बन के ऐसे ही आता है। जैसे मान लो परिभाषाएं हैं, वो 10 नंबर की हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने आपको जैसे बोला कि परिभाषाओं में तो मैं आपको कुछ रटा भी नहीं सकती हूँ या कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, जो चीज नहीं समझ आ रही है वो उसको बारे में थोड़ा सा हम विवेचन कर सकते हैं, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, मुहावरे किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, इन सभी की परिभाषाएं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई भी आपको नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। परिभाषाएं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, जैसे भी आप उत्तराध्ययन सत्र में पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी खुद से भी। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि गले का हार होना यानी कि बहुत प्रिय होना, आंच ना आने देना, ये जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, रूटीन की जिंदगी में, दैनिक की जिंदगी में बोलते हैं, आंच ना आने देना, कोई नुकसान ना होने देना, होश उड़ जाना यानी कि घबरा जाना, बाग बाग होना यानी कि बहुत खुश होना, काया पलट होना यानी कि बिल्कुल बदल जाना। ये एक एक नंबर की आ गई, तो 10 नंबर में से 5 नंबर की तो ये दो परिभाषाएं हो गई। संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि 13 टॉपिक है, 13 टॉपिक में आप किसे कहते हैं वाले की यानी कि परिभाषाएं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है? वो वैसे भी करनी पड़ेगी अगर क्लासेस हो या नहीं हो, क्योंकि ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन एग्जाम में आप क्या लिखेंगे वो तो आपके ऊपर ही रहेगा, ठीक है? फिर ये आता है रिक्त स्थान की पूर्ति, किसे कहते हैं, स्वर कहलाता है। जैसे अभी प्लुत स्वर के बारे में था ना, कि जो बोलने में भी दीर्घ से भी अधिक समय लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है? अभी हमने कहा था कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को यानी कि एक जैसे लिखे हुए समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। पत्र लिखते समय हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, अभी हमने रिक्त स्थान सॉल्व किए थे, वैसा ही है लिखित भाषा का। इसके अलावा भाषा के चिन्हों को लिखने की विधि क्या होती है, लिपि कहलाती है। किसके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है, व्याकरण द्वारा। ये सब हमने अभी अभी पढ़े हैं और आपको ये पढ़ के याद करना ही पड़ेगा, इसको एक बार समझेंगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो यही है, आप आगे कारक वगैरह के ये सब पढ़ेंगे तो इनके रूप आएंगे। ये एक और पैटर्न था, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं।
ये आंसर है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इस तरीके से किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा है। जैसे उदाहरण, क्रिया के किसे कहते हैं? क्रिया का उदाहरण। वर्ण किसे कहते हैं? ये इन सबके ये आंसर्स है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है? वैसे ही ये है, अनुच्छेद है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं। 5-5 मार्क्स का एक आता है। या ये मैं आपको नहीं करवा सकती क्योंकि ये क्या है, अनुच्छेद है। यानी कि ये रन टाइम पे आपको जो टॉपिक दिया जाता है वो कौन सा, कोई सा भी हो सकता है। इसमें आपको अपने भाव लिखने होंगे। तो मैं ये नहीं बता सकती आपको कि देखो मेरी अभिलाषा ही आएगी या सच्चा मित्र ही लिखना आएगा। हर बार ये टॉपिक्स बदलते रहते हैं, या सच्चे श्रावक की दिनचर्या ही आएगी। अब आपको इसमें से कोई 2 टॉपिक लिखने होंगे। मैं अनुच्छेद लेखन क्या होता है उसके बारे में 1-2 क्लासेस में बताऊंगी। और ये सबसे ज्यादा मार्क्स के होते हैं और इनमें मार्क्स लाना बहुत इजी होता है। और अनुशासन का क्या महत्व है आपके जीवन में? मान लो पूछ ले आपके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, तो आपको अनुशासन पे अच्छे से समझाना ही पड़ेगा कि मेरे जीवन में क्या है। ये सब आपके व्यक्तिगत विचार है, ये कोई भी, मैं भी नहीं आपको आपके दिमाग में फीड नहीं कर सकती, ना कोई और कर सकता। उस समय आप उस टॉपिक को लेके क्या सोचते हो वो अनुच्छेद लेखन होगा। ठीक है, इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति है, ये भी 10 मार्क्स की है। तो टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं। वो भी छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा वह साधन जिसके द्वारा किसका प्रदान होता है? आदान प्रदान भावों और विचारों का। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। तो ये बहुत सरल है। ठीक है, इसमें से अब मुझे लगता है आपको काफी हेल्प मिली होगी पेपर का पैटर्न देखने में। समझ आया अनीता जी आपको? हाँ हाँ, सब हो रहा है। है ना? अब इसमें तो देख के नहीं लग रहा। और विभा जी और ज्योति जी, राजेश नहीं जी। आ गया, अब समझ आ गया। मीन्स कि मतलब थोड़ा इतना ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा बॉड्रेशन लेके लर्न नहीं करना। हाँ बस। अब जैसे अगर मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप वर्ण विच्छेद में जाएंगे ना तो हाँ ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान हाँ लो मैंने शब्द दे दिया परिश्रम, तो प आधा आएगा, अ आएगा, इतना हम डेप्थ में जा ही नहीं रहे हैं। बस, लेकिन वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ वर्ण को जो अलग अलग करके लिखा जाता है और जिससे वर्ण अच्छा ज्ञान हो जाता, ये तो आपको हेडिंग्स तो पढ़नी पड़ेगी। इन शॉर्ट मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी हम आगे क्लासेस करेंगे, उसमें आप लोगों को जो भी पूछना हो, कुछ भी, किसी को भी कहीं पे भी कोई भी समझ नहीं आए कोई भी चीज, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि आपको भी नहीं पता ना, इसमें आपकी भी नहीं है कि, क्योंकि इतना सिलेबस देख के आप भी घबरा जाएंगे कि हम लोग फिर इतना कैसे याद करेंगे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, काल, अलंकार, उस समय तो बच्चे होते हैं, उसमें तो चलो 1-2 टॉपिक्स होते हैं तो बच्चों को याद करवा के रटवा के कर लेते हैं। लेकिन ये तो पूरा बड़ा टॉपिक है, 40 मार्क्स का ही है। तो इसमें सिर्फ हम परिभाषाएं और मूल मूल जो उदाहरण है वो मैं आपको प्रथम दिन फर्स्ट डे से ही कह रही हूँ, परिभाषाएं आएंगी और वो खुद को ही आपको याद करनी पड़ेंगी उसमें। ठीक है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे वर्ण विच्छेद या इस तरीके से करके वर्ण विचार में। ठीक ज्ञान है। तो एक। जी। इनमें जो मुहावरे लोकोक्तियां हैं वो जो हम्म। मोस्टली वो दी हुई है उन्हीं में से आएगी। बस जो बुक में दी हुई है ना उससे बाहर मुहावरे, वैसे तो बहुत शब्द का संसार अपार है, बहुत हाँ सारी हैं, बहुत है, लेकिन वही तो। जो जो बुक में दी हुई है उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां और कहीं से नहीं आएगी। हाँ ठीक है, लेकिन बुक वाली तो आपको एक एक बार तो सब पढ़नी पड़ती है और पढ़नी पड़ेगी। जनरली हाँ सरल ही होती है कि हाँ नहीं, हाँ समझ आ जाता है नहीं इसका फिर भी क्या उसको अर्थ ना है। सेंटेंस में वापस डालना, मतलब हाँ। ऐसे वो थोड़ा हाँ सा वो, वापस पढ़ना। हाँ हाँ वाक्य में प्रयोग करना, वही बोल रहे हैं। हाँ हाँ से हाँ हाँ वो वाक्य तो में। जैसे कहानी और बनाते हैं ना अपन, इसने इसको हाँ ये कह के ये कह दिया, जैसे मान लो उंगली पर नचाना है तो, या फिर कलम तोड़ना है, बहुत सारी, ओखली में सिर देना, जान बूझकर विपत्ति में पड़ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या है कि मतलब बहुत सारी तरीके से कहते हैं कि शेर को जैसे 9-2-11 होना है तो यानी कि भाग जाना, तो शेर को आता देख राहुल
9 2 11 हो गया, तो ये तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा वो लाइन उस टाइम में। आंखों का तारा होना, तो आप अपने बच्चे का नाम लिख के या किसी का भी ले सकते हैं कि रोहन तो अपने माता पिता की आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्रिय है। ये तो हम जैसे स्कूल में करते थे ना, वो तो वैसे ही करने पड़ेंगे खुद से बना के। कमर कसना, घर का सेंटेंस इतना काम करना देख ये के। जरूरी नहीं है, मतलब वाक्य। सेंटेंस सेंटेंस हाँ, अपने मन का होगा, कोई मन एक का जैसा होना जरूरी नहीं है, अर्थ तो जरूरी बस नहीं है, वही होना चाहिए। और वही होना चाहिए। हाँ। बस हाँ ठीक। अर्थ, अर्थ में जैसे कमर कसना है, तो यानी कि तैयारी हो, तैयार होना, परीक्षा हाँ के लिए तैयार होते हैं ना, तो या हाँ। फिर किसी भी चीज को देख के। अब गले का हार होना है, तो गले में पहनने वाला आभूषण नहीं है, इसका विशेष अर्थ है, तो होता है बहुत प्रिय होना। तो मेरी पोती मेरी गले का हार है, या ये व्यक्ति मेरे गले का हार है, या ये इसका संबंध जोड़ के ये इसके गले का हार है, वैसे बस बनाना है। सबके अलग अलग होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अपने 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 मर्जी से सेंटेंस बनाएंगे। हाँ ठीक है। और अनुच्छेद लेखन, मुहावरे, ये तो सब आपको याद करने पड़ेंगे। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो आप तब तक वर्ण विचार जरूर पढ़ के रखना, ठीक है? और ताकि उसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। और किसी को कुछ पूछना है या कोई बात कहनी है, कोई नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज एक बार बात कर ले। मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये सब चीजें शुरू से, क्योंकि इतना सिलेबस देख के कोई भी कहेगा कि ये तो पूरी क्या है, एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है ना अलग से 100 मार्क्स का, वैसे बनता है ये वैसे। लेकिन ये 40 मार्क्स का है, तो हम भी इसको इसी हिसाब से लेते हैं कि आप लोगों को ज्यादा नहीं करना पड़े। और हिंदी ऐसी भाषा है जो हम बचपन से बोलते सुनते आ रहे हैं। अब मान लो हम लिंक करेंगे, तो लिंक के द्वारा ये कुछ आपको खुद से ही आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे बंदरिया है, तो उसको बंदर है, लिंग में पता है मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्रीलिंग। यदि पुरुष दिया गया है तो उसको स्त्रीलिंग में बनाना, स्त्रीलिंग दिया है तो उसको पुरुष में बनाना। फिर आप लोग अभ्यास प्रश्न भी करते रहेंगे, तो जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाए, टाइम हो तो अभ्यास प्रश्न भी करते रहेंगे। और वर्ण विच्छेद मैं बता रही हूँ, अगर अभ्यास प्रश्न में है आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसके छोड़ देवे। वर्ण विच्छेद हम देते नहीं, क्योंकि ये समझना बहुत टफ काम हो जाता है। अब बताइए, अगली क्लास में आप लोग देख के मेरे को मैसेज करेंगे या कैसे क्या करेंगे कि हमें ये टॉपिक समझना है? अनीता जी बताइए, बाकी सब भी बताइए कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे खुद से ताकि समझ पाए। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं किताब का देख के बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने का हमेशा अलग रहता है। मैं कोई भी टॉपिक रहता है उसको अपने, मैं क्या अपना पुट दे सकती हूँ, अपना क्या जोड़ के इधर उधर से या बता सकती हूँ, वो है। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो तथ्य दिए गए हैं, मुझे भी उनको वैसे ही अनेक उदाहरण से समझाना पड़ेगा। एक बार आप लोग देखिए, आपको 5 7 दिन आराम से अनीता जी, और आपको कोई, मैं यही हूँ, कभी भी रन टाइम पे भी कोई दिक्कत होएगी क्लास की एंड, मतलब मान लो सिलेबस खत्म हो रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, उसको उसके 10 दिन पहले भी मैं आपकी क्लास लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बार पढ़ते हैं ऐसा किताब, बराबर समझते हैं, फिर बाद में जो हाँ समझ में नहीं छोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि ये बहुत साल पहले आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़े होंगे, है ना? तो अब आपको ये लगेगा हाँ। कि क्या चीज है। मैं आप सभी की मनोवैज्ञानिकता, साइकोलॉजी समझ रही हूँ, इसीलिए एज ए टीचर मैं आपको कह रही हूँ कि पहले आप इस बुक को पढ़ें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, या मैंने आपको देखो पेपर का पैटर्न बहुत, फर्स्ट डे कोई नहीं बताता, इसलिए मैंने आपको एकदम क्लियर करके बता दिया है कि आप जिस डिटेल में जानने की सोच रहे हैं वैसे सोचो मत, आप आराम से आसानी से पढ़ो, ठीक है? बस परिभाषाएं जो मैंने आपको बहुत टाइम से कह रही हूँ वो याद करनी है, वो आपको ही याद करनी है। ठीक है, कुछ नहीं समझ आएगा किसी जगह तो मैं जरूर उसका सोल्यूशन सोचेंगे कि क्या करें। ठीक है सर? हाँ ठीक तो है, हम जय जिनेंद्र, धन्यवाद। रक्षाबंधन के बाद जी, रक्षाबंधन के बाद मैं एक बार ग्रुप में मैसेज डालूंगी, और आप मुझे चाहें तो व्यक्तिगत भी बता सकते हैं
कि मुझे ये टॉपिक समझना है या ये समझना है। बाकी सब भी जुड़े हैं, मैं उन सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दें, अपना बताएं कि हमें हमें ये समझ नहीं आया। आप मुझे आराम से ग्रुप में मैसेज करें, कहीं पे भी मैसेज करें कि हमें ये टॉपिक समझना है। ठीक है, मैं फिर से अनीता जी, विभा जी, ज्योति जी, राजेश जी, सुनीता जी जो भी हैं उनको कहना चाहूंगी कि आप पढ़ें खुद से। हम रक्षाबंधन के बाद जो जो टॉपिक्स आपको समझने हैं हम उन पे चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है सर। साहब, जब सभी को जय हाँ सर। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र, आभार। बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पिछले साल का पेपर एक बार शेयर करना ना, क्या? ये हमारा पिछले साल का जो पेपर आया हुआ है वो भेजना ना। मैं कोशिश करती हूँ ग्रुप में, अगर वो मना नहीं करते हैं तो मैं भेज दूंगी ग्रुप में, क्योंकि सैम पेपर वही आउट तो करते आएगा, नहीं है। देखने वो के तो खाली नहीं जिस तरह आएगा, आते हैं। मैं भेजने का उनको हाँ बोलती हूँ कि थोड़ी देर के लिए भेजूंगी, आप लोग लिख लेना, फिर बाद में मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है सर, जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत रक्षाबंधन के बहुत बहुत बाद मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। जय ठीक। जिनेन्द्र।